चलिए तो स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और उनके काम क्या क्या है, ठीक है। फिर इसकी वर्किंग पर काम करेंगे, वर्किंग पर बात करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो मैग्नेट लगी हुई हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल। ये आमने सामने फेस किए हुए रखा हुआ है, ठीक, जो कि अंदर से हमने स्फेरिकल बनाया हुआ है। हाँ भाई शौर्य, समझ में आ रही बात? दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ और एक का साउथ। ऐसा इसलिए किया है कि हमें एक ऐसा रीजन चाहिए अभी जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके दोनों तरफ मैग्नेट लगा दीजिए। तो अपने आप एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बीच वाले रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि ये समझ लीजिए आप सिलेंड्रिकल है शेप में, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में एक सॉफ्ट आयरन कोर है जो पिवोटेड है सेंटर पर। सेंटर पर पिवोटेड होने का क्या मतलब है, यहाँ पर सेंटर पर एक्सेल है इसकी, उसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है लेकिन सेंटर अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। ये जो सिलेंडर है ना, ये ऐसे गोल गोल रोटेट कर सकता है। हाँ भाई शौर्य, कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या हो गया, ऐसे घूमो और हर एक बात इधर ध्यान से सुनो, कोई और बात मत करो, सब चीज़ें भूल जाओ, बस ये सुनो। ये जो आपको सिलेंड्रिकल नज़र आ रहा है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। आपने आयरन के बारे में पढ़ा होगा या सुना भी होगा, फील भी किया होगा बल्कि, कि आयरन जो है वो दूसरे मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है या उनसे अट्रैक्ट होता है, ठीक। आयरन की एक खास प्रॉपर्टी है, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये, ठीक। सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसलिए यूज़ की है, ये मैग्नेटिक फील्ड को गाइड करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी सीधी डेवलप होती, ठीक। क्या हो गया, मूले पर ही बैठ जाओ, मूले पर कुर्सी रख दो ऐसे पीछे। मानने के नहीं दंगा करे जाओगे। अच्छा अभी तो मारा तूने इसके, सुन लो इधर सुन लो। इधर ध्यान दे लो शौर्य, अब नहीं मारने को। ये जो बीच में सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है, इसका काम है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सीधी सीधी जा रही है ना, ठीक, और मैं यहाँ पर कोई आयरन का पीस रख देता हूँ, तो आयरन की प्रॉपर्टी ये होती है, खास प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक होता है सब्सटेंस को, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है ये। और थोड़ा पीछे पीछे कर लो इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इन सबको ऐसे, ये सब इसके थ्रू होकर जाएंगे। आसपास की जितनी भी है ना, उन सबको कंसंट्रेट कर लेता है अपने अंदर, ठीक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसीलिए अट्रैक्ट भी होता है और ख़ुद मैग्नेटाइज हो जाता है। बहरहाल अगर ये मैंने सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा हुआ है ना, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सीधी सीधी जाती, ये ऐसे पहले इस आयरन के अंदर आएगी, अंदर से होकर फिर उधर से बाहर जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादातर नेट फ्लक्स, ये फ्लक्स कहलाता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स, ये जो कॉइल है, ये आपको वायर नज़र आ रहा है, इस सिलेंडर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक वायर को बार बार लपेटा गया है, कॉइलिंग बनाई गई, ठीक। और ये सॉफ्ट आयरन कोर का यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू पास हो। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है वो मैक्सिमम रोटेट, अगर ये हो भी रहा है थोड़ा बहुत, तो रोटेशन होने से इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू ही पास हो, जैसे पहले हो रही थी वैसी बात में होती रही, ठीक है। ये यहाँ पर इस सॉफ्ट आयरन कोर का मकसद है। इसके अलावा दो मैग्नेट है, ये यहाँ पर एक पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये एरो है, ये एरो जो पॉइंटर है, क्या है ये पॉइंटर, ये वो पॉइंटर है जो मीटर के बाहर आपको नज़र आता, जो आपको वैल्यू बताता है, इधर से उधर रोटेट होता है ना, वो पॉइंटर ये, ठीक। ये सारा काम तो बॉक्स के अंदर बंद हुआ होगा डिब्बे में, है ना। ये पॉइंटर है जो बाहर आपको नज़र आएगा, ठीक।
अंदर किस वजह से रोटेट हो रहा वो सारी कहानी डिब्बे के अंदर बंद हो जाती। जब हम करंट पास कराते हैं तो हमें बाहर ये पॉइंटर ही मूव होता हुआ नज़र आता है, रोटेट करता हुआ नज़र आता है। ठीक, तो एक्चुअल में ये जुड़ा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर से। इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल बनी हुई है। ठीक, और इसी कॉइल के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, इन्हीं टर्मिनल्स में हम वायर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं ना, जैसे एक तार आएगा तो वो एक तार तो इस कॉइल के एक वायर में जोड़ा जाएगा, एक टर्मिनल में, वो करंट इस कॉइल के थ्रू पूरा पास होगा, बाद में वो दूसरे वाले टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ठीक, शाबाश। काम कैसे करता है ये, इसकी वर्किंग और देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो गई। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकती है। और करंट को कैसे डिटेक्ट करती है? करंट को डिटेक्ट करती है अपने पॉइंटर के रोटेशन से। इसका जो पॉइंटर है, अगर आपने कभी गैल्वेनोमीटर देखा हो, नहीं भी देखा तो भी समझ लो, गैल्वेनोमीटर जब रखा हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, तो उसका पॉइंटर जो होता है ना, बिल्कुल सेंटर पर होता है, सीधा। उसमें ज़ीरो बिल्कुल बीच में लगा हुआ होता है ऐसे, और पॉइंटर भी यहीं पर होगा। ठीक, इस ज़ीरो के इधर लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ रीडिंग्स होती है। ज़ीरो के बाद आता 10, 20, 30 ऐसे, और इधर भी 10, 20, 30। ये पॉइंटर इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ किधर भी रोटेट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर। जब आप इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता, हमें ये नहीं पता होता कि करंट आ किधर से रहा है। हमारे पास तो बस दो टर्मिनल है जो अंदर अंदर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक तार हमने लाकर इसमें जोड़ा, वो अंदर गया, कुछ सिस्टम है अंदर, वहाँ से पास होने के बाद इधर दूसरा वायर जोड़ दिया, उससे करंट बाहर निकल जाएगा। कभी तो करंट इधर से आ जाएगा, कभी कभी हमें ऐसा भी हो सकता, जब हमें कुछ पता ही नहीं है, डिटेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो करंट इधर से भी आ सकता है, उल्टी डायरेक्शन। तो बहरहाल जिस साइड से करंट आता है, जैसे इधर से आ रहा है तो ये उस साइड रोटेट कर जाएगा। जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये रोटेट कर जाता है। उधर से करंट आता तो इधर पॉइंटर इधर रोटेट कर जाता है। दोनों तरफ इसमें रीडिंग होती है और ज़ीरो होता है बिल्कुल बीच में। याद रहेगी बात? यही इसकी रेस्ट वाली सिचुएशन है। ये एक स्पाइरल बीच में नज़र आ रहा है, यह है स्प्रिंग। क्या है ये? स्प्रिंग दो तरह के होते हैं। एक तो स्प्रिंग होता है दबने वाला, वो है ना, जैसे पेन में लगा हुआ है। ठीक, उसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्क डन है उसको वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जब छोड़ेंगे तो वापस खुल जाएगा वो, या किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। एक स्प्रिंग होता है बच्चों रोटेशन वाला, घूमने वाला। जैसे आपने खिलौने में चाबी भरी है कभी, उसके वो खोल कर देखा होगा, अंदर उसमें एक बेल्ट सी होती है, वो स्प्रिंग ही होता है, ऐसे गोल गोल लिपटा हुआ। उसको जितना घुमाएंगे आप, उसके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। और उसका काम क्या होता है? वो अपोजिट फोर्स लगाता है। एक्चुअल में वो अपोजिट फोर्स नहीं बल्कि अपोजिट टॉर्क लगाता है। ठीक है, जो सिंपल स्प्रिंग है प्रेस होने वाला, वो प्रोवाइड करता है अपोजिट फोर्स, और जो रोटेशन वाला स्प्रिंग होता है वो प्रोवाइड करता है अपोजिट टॉर्क। ठीक, वो रोटेट ही करता है बदले में। जब आप उसको छोड़ेंगे तो बदले में रोटेट ही करेगा वो, और कंप्रेस होने वाला वो बदले में एक लीनियर फोर्स अप्लाई करेगा। याद रहेगी बात? और फोर्स का रोटेटिंग एक्शन क्या कहलाता है? टॉर्क। तो इसका मतलब वो जो घूमने वाला स्प्रिंग है ना, गोल गोल, वो एक्चुअल में प्रोवाइड करता है टॉर्क। ठीक, ये भी टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है यहाँ पर? अभी ये फिलहाल रेस्ट पर है, ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन। जब हम करंट पास कराएंगे तो वो करंट इस कॉइल के थ्रू पास होगा, और ये कॉइल कहाँ रखी हुई है? एक मैग्नेटिक फील्ड में। और अभी पीछे टॉपिक हम पढ़कर आ रहे हैं, कोई भी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगी उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। पढ़कर आ रहे हैं एम बी साइन थीटा के बराबर, तो इसके ऊपर भी एक एम बी साइन थीटा के बराबर टॉर्क लगेगा। और टॉर्क लगने का मतलब क्या है? रोटेशन। तो ये कॉइल रोटेट हो जाएगी। अंदर अंदर तो कॉइल रोटेट हो रही है, बाहर देखने वाले को ये पॉइंटर जो है ये इसी से अटैच है, ये घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग जुड़ा हुआ है इससे, ज़्यादा करंट आप पास कराएंगे ज़्यादा टॉर्क। ठीक, ये था ना टॉर्क का फॉर्मूला, NIAB। इसमें आई जितना ज़्यादा आप करते चले जाएंगे, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा।
जितना ज़्यादा टॉर्क होगा ये उतना ही ज़्यादा रोटेट होगा, लेकिन स्प्रिंग उल्टा जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग एक अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर जाकर दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहाँ जाकर इसका ये जो पॉइंटर है ना रुक जाएगा, वही रीडिंग कहलाएगी। ज़्यादा करंट में और आगे जाकर रुकेगा, ज़्यादा रोटेट होगा, और कम करंट पर कम रोटेट होगा, जल्दी रुक जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू, ज़्यादा करंट के लिए ज़्यादा रोटेशन, कम करंट के लिए कम, अगर आप इस पर वैल्यू मार्क करना चाहें तो वैल्यू मार्क कर सकते हैं। मतलब जो करंट 10 पर होगा 20 पर उससे डबल करंट होगा, और 30 पर उससे ट्रिपल होगा, क्योंकि रोटेशन डबल और ट्रिपल हो रहा है ना। 10 पर जितने एंगल से रोटेट हुआ 20 पर जाने के लिए उससे डबल एंगल पर रोटेट होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है। जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तब क्या होगा? जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारे जो कॉइल वाला टॉर्क था, जो कॉइल लगा रही थी, वो ख़त्म। किसका बचा? सिर्फ एक टॉर्क बचा, वो है स्प्रिंग वाला। अगर ये पॉइंटर आगे जा भी चुका हो ना ऐसे, अब वो वाला हमारा वाला ख़त्म हो गया, खाली स्प्रिंग वाला था। स्प्रिंग इसको वापस इसकी पोजीशन पर ले आएगा 0 पर, करंट को स्विच ऑफ करते ही। तो करंट को स्विच ऑफ करते ही पॉइंटर दोबारा 0 पर आकर रेस्ट कर लेगा। याद रहेगी बात? लीनियर में जैसे ये होता है कि आप स्प्रिंग को जब हल्का दबा रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग कम प्रेस होगा, ज़्यादा प्रेस करें ज़्यादा दब जाएगा, और अगर छोड़ दें आप तो वो वापस वहीं आ जाएगा जहाँ था। रोटेशन में भी ऐसी होता है, जब ज़्यादा टॉर्क लगाते हैं तो ज़्यादा घूम जाता है। जितना थीटा, जितना रोटेट करेंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, या जितना ज़्यादा टॉर्क लगाएंगे उतना ही ज़्यादा रोटेट होगा। ठीक, याद रहेगी सारी बातें? ठीक, चलो तो करते हैं इसका डेरिवेशन फिर। जो टॉर्क हमने कल निकाला था वो कितना था? एन आई ए बी, साइन थीटा भी था। लेकिन ये जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने सिलेंड्रिकल कोर बीच में यूज़ की है ना, ये हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। होता है एन आई ए बी के बराबर। ठीक, साइन थीटा भी था, साइन थीटा यहाँ से इसलिए हटा दिया है कि हमने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर जो है ये सिलेंड्रिकल लगाई हुई है, और सिलेंड्रिकल का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये हमेशा रेडियल रहेगी। ठीक, रेडियल का मतलब ऐसे, जैसे ये बन रही है ना सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगी ऐसे, इसके थ्रू पास होगी फिर बाहर निकलेगी। और रेडियल जो है या रेडियस जो है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता, तो उसको 90 डिग्री आप सपोज कर सकते हैं। मतलब फ्लक्स कम ज़्यादा नहीं होगा, कुल मिलाकर और भी चीज़ है इसमें, लेकिन वो टोटल फ्लक्स हमेशा इस कॉइल के थ्रू ही पास होगा। तो ऐसे केस में आप इसको 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात? तो ये हो जाएगा एन आई ए बी के बराबर। टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी है स्प्रिंग के केस में। ये जो रोटेशनल वाला स्प्रिंग होता है ना, इसमें जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के एंगल के, उस एंगल के प्रोपोर्शनल जिस एंगल से आप उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे जो दबने वाला स्प्रिंग है, ध्यान से समझो, दबने वाले स्प्रिंग को आपने दबाया होगा, जब आप उसको कम प्रेस करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, तो वो भी कम फोर्स लगाता है, लेकिन जब ज़्यादा दबाते हैं तो वो भी ज़्यादा फोर्स लगाने लगता है। ऐसे ही इस रोटेशन वाले स्प्रिंग का है, जब इसको हल्का सा रोटेट करेंगे ना, जैसे आपने चाबी भरी होगी, तो शुरुआत में आसान होती है चाबी भरनी खिलौनों में, और बाद में मुश्किल होती चली जाती है क्योंकि ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। वो एक्चुअल में टॉर्क जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एंगल से आप उसको रोटेट करेंगे टॉर्क उतना ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, या फाई कह लो। फाई क्या है? डिफ्लेक्शन, जितना वो रोटेट हो रहा। ठीक, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पर एक इक्वल लगेगा और साथ में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के फाई। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात? इन दोनों को इक्वल रख दो, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लो सेकंड, और दोनों को इक्वल रख दो, तो के फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी, यही था, और फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। ये होती है इसकी डिफ्लेक्शन। याद रहेगा? किस किस पर डिपेंड कर रही है डिफ्लेक्शन?
क्या? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इक्वल टू NIAB अपॉन K है। ठीक, देखो ये जो डिफ्लेक्शन है ये यहाँ पर कुल मिलाकर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ़ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, या ये कह लो कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना वो और ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड करेगी डिफ्लेक्शन, करंट पर डिपेंड करेगी, अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ जाएगी। एरिया पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो बीच में एरिया आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज़ है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्प्रिंग आपने ज़्यादा स्टिफ लगा दिया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो कम रोटेट होगा, और आपने हल्का फुल्का स्प्रिंग लगाया तो ज़्यादा रोटेट होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के अपोजिट में चलेगा। ठीक है अर्चित, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसमें से ये पता लगाओ कि क्या क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, और डिवाइस एक बार बनकर तैयार हो जाती है, बाद में उसको यूज़ करते रहते हैं अलग अलग जगह पर। तो जब आप बनाकर उसको तैयार कर देंगे तो ये N, A और B और K ये सब तो फिक्स हो जाएगा ना। आप ऐसा तो नहीं है उसके पेंच खोल के उसके अंदर मैग्नेट चेंज करेंगे। B बदलने के लिए मैग्नेट बदलनी पड़ेगी, एरिया बदलने के लिए कॉइल का एरिया या कोर ये बड़ी लगानी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए कॉइल में और तार लपेटना पड़ेगा, और स्प्रिंग बदलना पड़ेगा K बदलने के लिए। तो ये चीज़ें बार बार नहीं बदली जाएंगी, एक बार डिवाइस बनकर तैयार हो गई तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बस एक चीज़ है, वो है करंट। वो करंट हर केस में अलग रहेगा। जब भी आप इसको कहीं भी ऑपरेट करेंगे, लगाएंगे, तो कभी करंट कम होगा, कभी करंट ज़्यादा होगा, सेम गैल्वेनोमीटर के लिए। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बाकी सब चीज़ें तो फिक्स हो जाएंगी, डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना, प्रोपोर्शनल रहेगी या डिपेंड करेगी करंट के ऊपर। ठीक है बात, ठीक, उतार लो इसको। अब सुनो इधर, दो टर्म है जो मुझे डिफाइन करने हैं अभी, एक है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, गैल्वेनोमीटर की दो तरह की सेंसिटिविटी आप निकाल सकते हैं। सेंसिटिविटी तो आप समझ रहे होंगे क्या होती है सेंसिटिविटी, कि वो करंट को कितना ज़्यादा सेंस कर पा रहा, या ये कह लो फील कर पा रहा है। मतलब आप करंट अगर पास करा रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर 10 डिग्री की रोटेशन दिखा रहा है, दूसरा गैल्वेनोमीटर 20 डिग्री की रोटेशन दिखा रहा है, तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? 20 डिग्री वाला, क्योंकि वो कम करंट के लिए भी ज़्यादा रोटेशन शो कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को। किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है बच्चों, वो होती है उसके डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, या फिर आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी इक्वल होती है फाई अपॉन आई के। ठीक, फाई है टोटल डिफ्लेक्शन, और टोटल करंट से आप उसको डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। याद रहेगी बात। अच्छा, हमने ये फाई तो पढ़ा ही हुआ है, अभी आपने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्या था? NIAB अपॉन के। इसी से आप फाई अपॉन आई निकाल लीजिए, तो ये आई इधर ले जाऊँ फाई के अपॉन में, फाई के अपॉन में आ जाएगा, फाई अपॉन आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा वो? NAB अपॉन के। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी किस किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा, इन सब बातों में भी अगर आप देखें, एरिया बढ़ाना है मान लीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, तो इन दोनों चीज़ों का जो इफेक्ट है वो गैल्वेनोमीटर के साइज़ के ऊपर पड़ता। गैल्वेनोमीटर, हाँ भाई शौर्य बस, गैल्वेनोमीटर एक डिब्बे के अंदर बंद होता है ना, और उस डिब्बे में भी बहुत सारी जगह नहीं होती। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड को अनलिमिटेड जितना चाहे बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, एक लिमिट होगी। उसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका गैल्वेनोमीटर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। एरिया बढ़ाने के लिए कॉइल बड़ी बनानी पड़ेगी। आप इतने छोटे से मीटर के अंदर इतनी बड़ी कॉइल कैसे लगा देंगे? नहीं लगा सकते, है ना।
एक चीज़ है जो आप इसमें बहुत आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी बहुत हल्का नहीं लगा सकते, ठीक है, एक लिमिट होगी इसकी भी। सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाया जाता है। ठीक, अगर हम ज़्यादा टर्न्स वाला गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, एक टर्न अगर आप बढ़ा देंगे तो गैल्वेनोमीटर के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्या आप 100 टर्न भी बढ़ा दोगे, तार उसी के ऊपर बार बार लपेटना है ना, एक ही जगह पर। जब आप उसको 150 बार लपेटेंगे तब जाकर इतनी थिकनेस आएगी, बहुत पतले वायर की, वो जो मोटर बांधने का पतला सा तार होता है ना, वो वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाकर आसानी से किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स आप डबल कर दीजिए, उसका डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा उस सेम करंट के लिए, मतलब उसकी करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। याद रहेगी बात। इसके बाद आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस ऐसे लिख देते हैं करंट सेंसिटिविटी, 5/I से डिनोट करते हैं बस, ठीक है। ये करंट सेंसिटिविटी 5/I, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एग्जाम में लिखे जाते हैं बच्चे करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तुम भी वही लिखा हो, तुम्हें तो पता सबको सही, तुम ना लिखने का। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उल्टा मत लिखना इसको ये भी हो सके। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब तो कोई भी बता देगा। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अगर आप डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज निकाल लेते हैं ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/V, ठीक है अर्चित। करंट सेंसिटिविटी 5/I एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V। क्या होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, बता सकता है कोई, कैसे निकालूं? 5/V आना चाहिए, इससे सोचकर बताना 5/V कैसा आएगा। V तो इतना है नहीं, कहीं लाना पड़ेगा, कैसे लाऊं? ओम्स लॉ लगा देते हैं इसमें, I की जगह पर V/R रख देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 5 = N V/R AB अपॉन K। तो नीचे R और K दो चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इतनी बात। वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी थी ना, तो V इधर ले आओ, 5/V आ जाएगा, और 5/V की वैल्यू आ जाएगी N AB/R K। ये होती है बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। इधर आ गया अपॉन में। याद रहेगा ये?